कर दो, लाइट बंद कर दो, ये भी जला दो, जितनी लाइट है सब जला दो, पंखा बंद। नमस्कार। संस्कार ध्वनि से शुरू हुए चर्चा चौकसी के विशेष कार्यक्रम कॉफी हाउस विचार मंच पर हर शनिवार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हैं। इस बार हमारे मंच पर मौजूद हैं जबलपुर के मान सम्मान के लिए दिन रात चिंतन करते, लगातार प्रयास करते, अपने कलम के माध्यम से जबलपुर के उन स्थानों को संकलित कर जिनसे जबलपुर का नाम है, जबलपुर की पहचान है, एक पुस्तक के रूप में कंपाइल करके देश विदेश तक पहुंचाने वाले जबलपुर डेस्टिनेशन टूरिस्ट गाइड, छोटी सी पत्रिका है लेकिन बहुत काम की, जिसने जबलपुर का नाम विश्व के कोने कोने में किया है। उसको लिखने वाले पर्यावरणविद और वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत शर्मा हमारे बीच में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और शहर विकास की संकल्पना पर उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं मंच के माध्यम से। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विचार मंच पर आप पहले भी आए हैं, सदस्य भी हैं विचार मंच के। हम आपसे जबलपुर शहर के विकास की या किसी भी शहर के विकास की संकल्पना के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा होता है शहर, क्या होना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं चर्चा चौक और कॉफ़ी हाउस विचार मंच की पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जबलपुर के सम्यक विकास के लिए सार्थक संवाद की जो ये श्रृंखला शुरू की है, ये निश्चित रूप से जबलपुर को देश और विदेश में एक अलग पहचान स्थापित करने में कारगर भूमिका निभाएगी। आपने जबलपुर के विकास के बारे में मेरे विचार जानना चाहा है। मैं ये कहूँगा कि किसी भी शहर का विकास केवल उस शहर के स्थानों के विकास से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। स्थान और लोग, पीपुल एंड प्लेसेस, इन दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शहर की अगर बात करें तो ये दोनों चीज़ों के विकास में हम अभी बहुत पीछे हैं, मीलों दूर पीछे हैं। अगर सरकार के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे कुछ प्रयास होता है तो उसमें स्थानीयता का जो एक कारक है, बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है किसी भी डेवलपमेंट में, लोकलिज्म, स्थानीयता, अगर उसको आप उसमें जोड़ेंगे नहीं तो विकास कभी भी वो कारगर नहीं होगा, कभी भी वो सही ढंग से वो विकास ज़मीन पर उतरेगा नहीं। तो हमारे शहर में प्रशासनिक स्तर पे विकास के जो भी प्रयास किए गए हैं उसमें स्थानीय लोगों को नहीं जोड़ा गया, उनके सुझाव नहीं लिए गए, चाहे वो स्मार्ट सिटी मिशन की ही हम बात क्यों न करें। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ा गैप है। इसको भरे बिना हम जबलपुर के सम्यक विकास की कल्पना नहीं कर सकते, ये मेरा ये सोचना है। मैं दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि किसी भी शहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ले जाना है तो उसमें एक पर्यटन बहुत बड़ा मुद्दा है। पर्यटन न केवल उस शहर की छवि का निर्माण करता है बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उस पर फोकस करता है। आज पूरी दुनिया में लगभग 167 देशों को लेकर के पर्यटन पर काफ़ी रिसर्च किया जा रहा है। आप देखेंगे कि करीब 1121 ये जो डेटा टूरिज्म रिसर्च का बताता है कि 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं पूरी दुनिया में। हम भारतवर्ष की अगर बात करें तो हमारा स्थान टॉप 20 में भी नहीं है। कई हमारे मित्र कहते हैं कि साहब, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो ज़रा ये भी ध्यान दीजिए कि भारत की जनसंख्या कितनी बड़ी है। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि भाई साहब, चीन की जनसंख्या शायद हमसे भी ज़्यादा है और चीन उन टॉप 20 में है। अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात हम करें तो आज के डेट में चाइना, स्पेन और फ्रांस, इन 3 देशों में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हमारे भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष की बात करें तो केवल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हम थोड़ा और ज़मीन पर उतरना चाहें, अपने मध्य प्रदेश की ओर आएँ तो संख्या केवल 3 है। पूरे मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जिसको यूनेस्को मान्यता प्रदान करता है वो केवल 3 है। ऐसा नहीं है
कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की योग्यता नहीं हमारे स्थानों पर, इवन हम जबलपुर में भी हमने उनको दुनिया को बताने की कोशिश नहीं की। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार केवल बांग्ला में लिखित गीतांजलि की वजह से नहीं मिला, दुनिया को अंग्रेजी के माध्यम से अनुवाद करके जब दुनिया को बताया गया तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला। हमने अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में जब तक हम गौरव बोध को नहीं लाएंगे तो विकास बेमानी हो जाएगा। चाइना में उन्होंने कैसे इतने सारे साइट्स उनके यहाँ हो गए, उनको मान्यता कैसे मिल गई, उसमें हिस्ट्री भी है। अभी आपने चर्चा शुरू करने के पहले लोक परंपराओं की बात कर रहे थे, उन्होंने अपने लोक परंपराओं को डेवलपमेंट और टूरिज्म के साथ जोड़ा। चीन ने, किसी ने उंगली नहीं उठाई है, इसीलिए टॉप 3 में उनका नाम आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्थान है पर्यटन की दृष्टि से, ये दोनों को इंटरलिंक करके जब बात करेंगे, जन जागरूकता का स्पाइस उसमें मिलाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम भी पीछे नहीं हैं, हम बताएं तो, हम उन्हें कन्विंस तो करें, तो जबलपुर की चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पिछले साल जी तमिलनाडु का एक शहर है वेल्लोर, जो मेडिकल टूरिज्म के नाम से उसका काफ़ी नाम है, छोटी सी जगह है, और एक कोचिंग संस्था वहाँ पे शुरू की थी इंजीनियरिंग के लिए। वहाँ के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ वर्ल्ड क्लास का, वो छोटा सा कस्बा है वेल्लोर, वर्ल्ड क्लास का यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलूँगा। मैं जब गया वहाँ पहली बार उस विश्वविद्यालय में, मुझे लगा कि मैं भारत में नहीं हूँ। वेल्लोर, वहाँ पे मुझे एक बैंक अधिकारी से मुलाकात हुई, तो जिन्होंने मेरी मुलाकात करवाई उन्होंने मेरा परिचय दिया कि मीट मिस्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, ही इज़ फ्रॉम जबलपुर। लक्ष्मीकांत शर्मा से मिलिए, ये जबलपुर से हैं। उन्होंने जवाब दिया बैंक अधिकारी ने, वेयर इज़ दिस जबलपुर, ये जबलपुर है कहाँ? एक बैंक ऑफिसर हाईली एजुकेटेड फ्रॉम केरला, वो ही डजंट नो वेयर जबलपुर इज़। मैं उनको आधे घंटे जबलपुर पर व्याख्यान दिया उनके कमरे में बैठ करके, जबलपुर की बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं जब महेश चंद्र चौधरी यहाँ के कलेक्टर थे, मेरी एक कोशिश है कि जो जबलपुर को संचालित करने वाले जो हमारे प्रशासक शहर में आते हैं, मैं उनको अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि जबलपुर को उन तक ले जाऊँ, पहुँचाऊँ। तो मैं अपनी ये छोटी सी जो किताब है, ये छोटी सी किताब डेस्टिनेशन जबलपुर, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के कॉन्सेप्ट से है ये, तो मैंने उनको दिया। मैं उनको भेंट करने गया, उन्होंने कहा कि क्या काम है। स्वाभाविक है, कलेक्टर यही पूछते हैं किसी से भी, कोई, सब लोग उनके पास काम के लिए जाते हैं। मैंने कहा कोई काम नहीं है, मैं आपको एक किताब भेंट करने आया हूँ। फिर उन्होंने बैठने के लिए कहा मुझे, और फिर जब किताब को देखने लगे तो बोले कि वेयर इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया लिखा भी है, ये कहाँ है? मैंने कहा उनसे, यू आर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ जबलपुर। बस हमने इतना ही कहा कि यू आर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ जबलपुर। वो हंसने लगे। मध्य प्रदेश में जबलपुर के आसपास पूरा उन्होंने करियर बिता दिया, और सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया जो जबलपुर और आसपास का गौरव है पूरी दुनिया में, हमारे कलेक्टर को पता नहीं है। तो आप इसी से सोचिए शहर के डेवलपमेंट और पर्यटन के डेवलपमेंट की क्या स्थिति है। आपकी संकल्पना क्या है, क्या और होना चाहिए शहर में? हुआ नहीं हुआ वो अपन उस पर बाद में बात करेंगे। जी। पहले क्या होना चाहिए, ये हम जानना चाहते हैं। पहले ये होना चाहिए कि हम पर्यटन के जितने भी उपांग हैं उनको हम चिन्हित करें, और उसके माध्यम से ही आप जबलपुर शहर को पूरी दुनिया को बताने वाले हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सही इंफ्रास्ट्रक्चर। भेड़ाघाट अगर है, क्योंकि हमारी दृष्टि भेड़ाघाट और मदन महल से ऊपर अभी नहीं गई है। भेड़ाघाट है तो उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, वो तो नेचर की भूमिका है, इसलिए भेड़ाघाट है वो। तो भेड़ाघाट तक पहुंचने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स हैं, वो अच्छा होना चाहिए। वहाँ अगर हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ईज ऑफ बिजनेस,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं कहता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग टूरिज्म इन अ सिटी। तो वहाँ पे जो व्यक्ति पहुँचता है भेड़ाघाट में, तो उसको ईज कैसे हो, उसको आसानी कैसे हो। मैं चाहूँगा कि धुआंधार पे एक वर्ल्ड क्लास का वॉशरूम हो। छोटी छोटी बातें हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, टॉयलेट की बात काफ़ी लोगों ने हंसी उड़ाई कि प्राइम मिनिस्टर का टॉयलेट से क्या काम है। मैं भी वही बात करता हूँ। धुआंधार पे हम एक वर्ल्ड क्लास का वॉशरूम की बात करूँगा। मैं आज के 25 साल पहले जब गया था आगरा, तो वहाँ आगरा फोर्ट में जब मैं गया, मैं गांव का लड़का था 25-30 साल पहले, मैंने वहाँ एक ऐसा टॉयलेट देखा, मुझे इस्तेमाल करना था। 1 रुपये दे करके वहाँ अंदर में गया, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ घंटों बिताया जा सकता है इस टॉयलेट, वर्ल्ड क्लास। तो ये होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस रिसर्च उस जगह के बारे में और गौरव बोध, इन तीनों चीज़ को कंबाइन करेंगे, बाकी चीज़ें अपने आप फॉलो करेंगे। ये मेरा सोचना है, ये सकारात्मकता के साथ। ये टूरिज्म की बात हो गई जी। शहर डेवलपमेंट की संकल्पना हो या परिकल्पना, किसी भी स्ट्रक्चर बनेगा, और भी कई आयाम होते हैं, बड़ी आयामी काम होता है, तब किसी संरचना का निर्माण होता है। और हम जानना चाहते हैं कि हेल्थ टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी आती है। हमारे शहर से ट्रेन चलती है 12160, जिसको लोग एम्बुलेंस एक्सप्रेस भी बोलते हैं, वो फिलहाल तो शायद बंद नहीं है। तो जो टूरिज्म वहाँ जा रहा है, क्या आपको लगता है कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं? आपका अगर हम अध्ययन करने जाएगा पिछले 15-20 वर्षों का जो ऑब्जर्वेशन है, उस काल में क्या डेवलपमेंट हुआ, शहर में नहीं हुआ, क्या होना चाहिए? और जबलपुर में जैसा आपने हेल्थ टूरिज्म की बात की या हेल्थ डेवलपमेंट की बात की, अब टूरिज्म, मैंने फिर वही बात दोहराऊंगा, अब टूरिज्म केवल भेड़ाघाट मदन महल नहीं है, अब साहित्य भी टूरिज्म का हिस्सा है, हेल्थ भी टूरिज्म का हिस्सा है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, दुख का भी एक पर्यटन है, भय का भी एक पर्यटन है। पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। हिटलर, कल्पना कर सकते हैं हिटलर को कोई याद करता है? जर्मनी में हिटलर ने जहां नरसंहार किया, आप कल्पना कर सकते हो कि टूरिज्म का हिस्सा बनेगा? वो टूरिज्म का हिस्सा है। और जर्मनी जाने वाले पर्यटक टिकट लेकर के वो हॉरर प्लेस जो भय का संचार करता है किया गया है। हमारे जबलपुर में वो स्थिति तो नहीं है, वो भी स्थिति है। मैं कहूँगा कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह को जहाँ तोप से उड़ाया गया था, उस स्थान को भी भय का जो टूरिज्म है, जो पूरी दुनिया जबलपुर के टूरिस्ट से पैसा लेकर दिखाने जाती है, हम जबलपुर में दिखाएं किस तरह। और मेरा दावा है कि कोई भी ब्रिटिश पर्यटक जब जबलपुर में आएगा, हम ऐसा कुछ करें कि वो अपने आप उस जगह को देखने जाए और वो सोचे कि क्या हमारी पूर्वज इतने क्रूर थे कि भरी दोपहरी में सार्वजनिक रूप से इन दो अशक्त, शंकर शाह अशक्त थे और उनके युवा पुत्र को तोप से बांध के उड़ा दिया गया। वो सोचे, देखिए कितना दृष्टि का विस्तार होगा। जबलपुर से इंग्लैंड पूरा जुड़ता है। हेल्थ की जो आपने बात की, जबलपुर में हेल्थ टूरिज्म, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि आप पॉलिटिक्स करनी है तो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करो, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करो, वो कहा करते थे। आप जबलपुर में आप देखिए हमारे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या वो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? डॉक्टर्स की बात मैं कर रहा हूँ, वो चिकित्सा के अलावा अपना अगेन वो PR पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारी बातों से कोई नाराज हो सकता है, लेकिन एक नागरिक के रूप में मेरी ऐसी सोच है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो केवल डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है। हम जबलपुर में अभी मेडिकल कॉलेज में कई ऐसे प्रोफेसर्स हैं और पिछले 10 सालों में कई ऐसे रोगी आए हैं दूसरे देशों के। इवन नेत्र चिकित्सा के मामले में भी एक ब्रिटिश फैमिली यहाँ पे आई थी, जिसका हमारे जाने माने जो नेत्र चिकित्सक हैं स्थापक जी, उन्होंने उनको ऑपरेट किया था। दांत के मामले में भी, न्यूरो के मामले में भी जबलपुर का बहुत बड़ा नाम है। तो इसको हम अपने शहर से जोड़ करके इसका एक प्रचार प्रसार करें तो हेल्थ टूरिज्म में भी जबलपुर का काफ़ी नाम हो सकता है। जो आपने इशारा किया नागपुर के लिए, अब धीरे धीरे वो मिथक टूट रहा है। अब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक मराठी परिवार रहता है हमारे ठीक ऊपर। आप कल्पना करिए, उनको हृदय रोग की समस्या है और वो मराठी व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से नागपुर से उनकी कनेक्टिविटी होगी, पहला चॉइस उनका नागपुर होगा। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई, सुखद आश्चर्य हुआ कि वो नागपुर नहीं गए,
वो आपके जबलपुर के अस्पताल में उन्होंने ऑपरेशन करवाया और आज हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो वो जो नागपुर वाला जो आपने जो इशारा किया वो मिथक टूट रहा है। हमारा शहर धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर जा भी रहा है। जरूरत है इसमें थोड़ा और गतिशीलता लाने की और बेहतर तरीके से करें तो बेहतर इसको भी बढ़ाया जा बिल्कुल सकता बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा की तरफ अगर आप थोड़ा सा दृष्टि डालें, पिछले 20 वर्षों में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या है। प्रमुख और नजर शिक्षा के क्षेत्र की आप बात करेंगे तो थोड़ा सा हम ब्रिटिश राज की ओर झांके। जब यहाँ पे अंग्रेजों का राज्य था तो सागर और जबलपुर, और उससे भी अगर सागर, जबलपुर और नागपुर तीनों को आप ले लें, क्योंकि तीनों ही प्राइम सेंटर्स हुआ करते थे उस ज़माने में, तो जबलपुर सबसे बड़ा एजुकेशन का सेंटर था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। धीरे धीरे केवल एजुकेशन का ही नहीं, और भी बहुत बड़े सेंटर। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि आंकड़े बताते हैं कि नागपुर, सागर और जबलपुर सबसे ज़्यादा जो यूरोपीय समुदाय था, यूरोपियंस जो थे और उनके जो परिवार थे वो जबलपुर में रहते थे। ये डेटा, ये बिल्कुल हिस्टोरिकल डेटा है, उनके नाम सहित वो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। और चूंकि स्वाभाविक है कि वो एक एजुकेशन के प्रति उनकी एक अलग जागरूकता रही है, तो इसलिए जबलपुर में एजुकेशन हब था उस समय। धीरे धीरे उसका विस्तार जिस तरह से होना चाहिए, संख्या पे हम बात नहीं करेंगे, क्वालिटी। हमेशा जैसे हमने इस किताब के बारे में बात किया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो एक बहुत बड़े जर्मन स्कॉलर हैं शुमाकर, वो कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो क्वालिटी, जो क्वालिटी एजुकेशन है उसका ह्रास हुआ है, लेकिन क्वांटिटी एजुकेशन का विस्तार हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में समन्वय अगर बैठा लिया जाए तो हमारा जो शहर है एजुकेशन हब के रूप में भी डेवलप हो सकता है। आपका कोई सवाल है? अभी आपने पर्यटन पर बात की जी, मेरा ये सवाल है कि पर्यटन में मीडिया की क्या भूमिका होना चाहिए? पर्यटन में मीडिया की क्या भूमिका होना चाहिए, इस पर आप कुछ बताइएगा। जब भी हम मीडिया की बात करेंगे तो वहाँ एक शब्द आएगा कम्युनिकेशन। जी, थोड़ा सा हम दो शब्द और एकेडमिक बात भी कर लूँ। बिल्कुल 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 करिए। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी हम कोई एक मॉडर्न डेवलपमेंट या कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जी, तो हमारा एक ऐसा समाज का एक वर्ग है वो पश्चिम की ओर मुझे ले जाता है, हमें ले जाता है। वो ये कहता है कि जो कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट है ये भारतवर्ष की अवधारणा नहीं है, ये पश्चिमी देशों की अवधारणा है। टूरिज्म पर भी वही बात करता है, पर्यटन की भी वही बात करता है। जैसे अभी मैं यहाँ आने के पहले थोड़ा सा मैं कुछ एक रिसर्च थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा था। टूर जो शब्द है, टूरिस्ट, जो पर्यटन की बात करेंगे तो टूरिस्ट, तो टूरिस्ट जो शब्द पहली बार आया वो 1772 में आता है। और टूरिज्म, टूरिस्ट और टूरिज्म शब्द जो है वो आता है 1811 में। भारतवर्ष का अगर आप सत्यनारायण व्रत की कथा उठा लें, लोक परंपरा की आप बात कर रहे हैं, वो तो सनातन काल से चल हजारों सालों से होगा। आप सत्यनारायण व्रत की किताब खोलें तो जो पहला ही श्लोक है उसमें पर्यटन विधान शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये 1711 को तो हम महत्व दे रहे हैं, लेकिन जो सनातन शास्त्र चला आ रहा है कि पर्यटन तो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसमें जब लॉर्ड विष्णु जब नारद को कुछ कहते हैं, वो कहते हैं मृतलोक में जाओ और पर्यटन करो, लेकिन परोपकार के भाव से करो। क्योंकि पर्यटन में अगर परोपकार नहीं है, परोपकार है तो इकोनॉमी है। आपने कहा ना शहर के डेवलपमेंट की बात आपने कही है ना, तो परोपकार अगर कैसे करोगे आप? कुछ दान भी अगर देना है, पैसे चाहिए ना आपको, पॉकेट में पैसा होना चाहिए ना, तो सीधा सीधा इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हम थोड़ा सा पीछे आपके प्रश्न में थोड़ा और जोड़ना चाहें, जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जी जी, टूरिज्म होगा तो डेवलपमेंट होगा ना, तो जब डेवलपमेंट होगा तभी टूरिज्म होगा, और उसमें परोपकार भी होगा। स्टेशन में कोई पर्यटक उतरेगा तो एक ऑटो करेगा, टैक्सी करेगा, उसको पैसे मिलेंगे। होटल में रुकेगा तो वहाँ भी मिलेगा, उसको होटल वाले को मिलेगा। वहाँ से जाएगा भेड़ाघाट, टैक्सी बुक करके जाएगा, उसको भी, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबको, सबकी इकोनॉमिक, सबका परोपकार होगा। तो पहले तो ये मिथक को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में हमारा देश,
हमारा प्रदेश, हमारा शहर एक अदृश्यहीनता बोध से ग्रसित है। पहले आप इसको निकालिए और आप गर्व करना सीखिए अपने शहर पर भी, अपने स्थानों पर भी, और उसको सामने लाइए, चिन्हित कीजिए। मीडिया की भूमिका की बात आपने कहा, कम्युनिकेशन, इसलिए बात वहाँ तक गई है। जी जी। जब भी मीडिया की बात होगी, कम्युनिकेशन की बात होगी। बिना कम्युनिकेशन के किसी चीज़ का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? पर्यटन में प्रचार प्रसार की बहुत बड़ी भूमिका है, और भी तथ्यात्मक। और इसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? तथ्यात्मक बोलने से आप क्या कहना चाहते हैं? सही चीज़, सही चीज़। जैसे महात्मा गांधी को ले लें आप, महात्मा गांधी को ले लीजिए। महात्मा गांधी जबलपुर 4 बार आए, ये किताबों में उल्लिखित है। महात्मा गांधी जबलपुर में 4 बार आए। मेरी रिसर्च ये बताती है कि महात्मा गांधी 4 बार के अलावा 2 बार और इधर से गुजरे। जब वो महात्मा नहीं थे, जब वो लंदन में पढ़ रहे थे, तब वो जबलपुर से 1896 में गुजरे। मेरा रिसर्च ये बता रहा। हाँ, सही कहा आपने कहा। लेकिन कई बार वो ट्रेन से भी आए। मैं उनके ट्रेन में महात्मा गांधी की फ़ोटो खोज रहा हूँ, कई सालों से खोज रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं जिसको मान रहा हूँ कि ट्रेन का फ़ोटो है, हमारे शहर के एक हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट, वो कहते हैं सर ये फ़ोटो ट्रेन का नहीं, ये हमारे घर का फ़ोटो। आपने तथ्यात्मक की जो बात की, मैं उधर ही इशारा कर रहा था। तथ्यात्मक रिपोर्टिंग मीडिया को, जो फैक्ट, इसलिए नहीं कि लक्ष्मीकांत शर्मा को प्रसन्न करना है कि नहीं साहब ये आप ही के घर की फ़ोटो है, तो ये बात गलत होगी। तो तथ्यात्मक रिपोर्टिंग ये मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया के जो लोग हैं हमारे जबलपुर में, उनको थोड़ा सा अध्ययन भी करना पड़ेगा। खास करके जो नई पीढ़ी के हमारे पत्रकार हैं, उनको अध्ययन इसलिए करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी एक तरह से मीडिया का ही व्यक्ति हूँ, मीडिया का ही विद्यार्थी हूँ, और इसलिए तमाम पत्रकारों से मेरा एक संवाद बराबर बना रहता है। मैं भी सीखता हूँ और उनको भी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने ऐसा पाया है कि कहीं शहर के बारे में उनको भी बहुत जानकारी नहीं है, तो उनको भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जबलपुर में हर वर्ष कोई न कोई विदेशी रिसर्चर आता है। रिसर्चर हो सकता है इसी कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पी के वो निकलता हो और सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया जाता हो, भेड़ाघाट जाता हो, लमेटा फॉर्मेशंस को स्टडी करने जाता हो। हमें तो 2 ऐसी विदेशी महिलाएं मिली हैं जो अपने पिता की कब्र खोजने के लिए पूरी दुनिया घूमती हुई कहाँ पहुँची मालूम आपको? इसी कॉफ़ी हाउस में पहुँची, और वो यहाँ से गाडरवारा जाती हैं। पता चलता है कि उसके पिता की डेथ गाडरवारा में होती है और कब्र उसकी नरसिंहपुर में दफनाया जाता है, और सालों रिसर्च करती हुई नरसिंहपुर में पहुँचती है, वो कब्र खोज लेती है। फिर वो किताब लिखती है, डीपर देन द इंडिगो, और उस किताब में पूरा उसका जिक्र करती है। मीडिया के लोगों को इस तरह के तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो गर्व से कम्युनिकेट कर पाएंगे कि हमारे शहर में ये सब चीज़ें हैं। हम रॉयल फैमिली इंग्लैंड में है, रॉयल फैमिली, उस फैमिली पर जो टूरिज्म पे जो खर्च आता है, जो इंग्लैंड की इकोनॉमी को जो कंट्रीब्यूशन है, केवल रॉयल फैमिली के माध्यम से कितना होगा? कल्पना कर सकते हैं, 500 बिलियन पाउंड्स, 500 बिलियन पाउंड्स एक परिवार की संपत्ति को, एक परिवार की हवेली को लोग देखने जाते हैं। हम जो आपने हमारे दृष्टि की बात की, हम ये कहेंगे कि उसी पैलेस में हमारा जबलपुर है, उसी पैलेस में एक ऐसा कारपेट है जो हमारे जबलपुर में बना है, हमारे जबलपुर के बुनकरों ने बनाया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट है, उसी बकिंगम पैलेस में है। हम उसको, हमारी दृष्टि वहाँ जानी चाहिए। हम जब पर्यटन की बात करेंगे, वो बना हुआ यहाँ पर दिखाइए, उसकी एक रेप्लिका बनाइए, वहाँ पे वो जो जगह बनाई दिखाइए जहाँ पे वो बना था। टूरिज्म में ये सब किया जाता है, तो वहाँ तक दृष्टि जाने की जरूरत है। हमारे मीडिया को इन सब सारी चीज़ों को सामने लाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है, हम आप तो बात करेंगे चले जाएंगे, जो नई पीढ़ी है वो कैसे जानेगी, वो कैसे सेंसिटाइज होगी। तो हम पर्यटन की बात करेंगे, हमारी जो दृष्टि है वो वहाँ तक है। आपका नमस्कार। काफ़ी समसामयिक विषय में बात की है आपने, पर्यटन, एजुकेशन, अनुभव भी शेयर किए वेल्लूर का। लेकिन जबलपुर की जो जैसे परसाई के नाम से मशहूर है, डिफेंस के, उसके बाद जो पीड़ा है आपके अनुभव के आधार पे,
इस आधार पे आप इसे किस पर दोषी मानते हैं? क्या पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी है, हमारे जबलपुर में नेतृत्व क्षमता की कमी है? ये कमी बहुआयामी है। देखिए, चूँकि आज बहुत ही सार्थक संवाद है, खुल के संवाद हो रही है जी जी। और संवाद तभी सही है जब खुल के हो। जी कौन नाराज हो जाएगा, कौन प्रसन्न हो जाएगा, ये बेमानी बातें हैं। बहुत बड़ी बात। जो सत्य है, तथ्य है, वो सामने आना चाहिए। बात आपने परसाई की बात की है, शहर की बात की है, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की बात की है। टाइम क्या अगर फैक्टर होगा तो बता दीजिएगा। नहीं, जितना चाहे चल सकते हैं। कुछ वर्ष पहले हांगकांग की 2 टूरिस्ट जबलपुर आई थी। उसमें से एक हांगकांग की जो टूरिज्म मिनिस्टर है उसको रिपोर्ट करती है। जबलपुर के ही एक उद्यमी है जो हांगकांग में रहते हैं। हमारी मुलाकात उनसे कल्चरी होटल में होती है और फिर वो एक अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि वे उन टूरिस्ट को पंचोटी गौरव होटल में उनको डिनर कराने के लिए ले गए थे। 8-9 बजे डिनर करने के बाद वो नीचे उतरते हैं, अंधेरा होता है। अचानक उनमें से एक जो महिला थी उसको लगता है कि यहाँ कुछ गीला हो गया है, उसका जो टॉप है। तो मोबाइल की रोशनी में देखा जाता है तो काफ़ी लाल हो गया था। तो रिसर्च किया गया तो पता चला कि ऊपर से किसी ने पान थूक दिया था। क्या छवि बनी? तो क्या छवि बनी होगी? तो मैं ये कह रहा हूँ, इसी बात को मैंने एक सेमिनार में बात स्वच्छता की, जबलपुर के छवि निर्माण की बात हो रही थी, तो उसमें इस वाक्य को हमने शेयर किया। तो हमारे शहर के एक जनप्रतिनिधि ने ये कहा कि भाई साहब, नकारात्मक बात क्यों करते हैं? देखिए, तो करना पड़ेगा। सेंसिटाइज कैसे होगा व्यक्ति? इस घटना को आप जितने भी यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं, कभी हम लोगों में से कोई ऐसा काम किसी को रोकेगा ना? आप भी टोकेंगे। रोको टोको अभियान चल रहा है, आप भी टोकेंगे। सेंसिटाइज। अब देखिए उनका बड़प्पन, देखिए उन टूरिस्ट का। मैंने उसका कला वेदिका में राजेंद्र दुर्गावती संग्रहालय में उनका एक वीडियो इंटरव्यू भी लिया और उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी, कोई ऐसा भाव नकारात्मक नहीं था कि बड़ा गंदा हो गया। ये उनकी थॉट है। मतलब कोई दूसरा होता तो उल्टा सीधा बोलता, लेकिन उनके मन में तो बात होगी ना कि कैसा शहर है, कैसे लोग हैं। तो कैसे लोग हैं बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। उस भाव को बदलने की जरूरत है। बदलने की जरूरत है। सेंसिटाइजेशन, जन जागरूकता की जरूरत है। छवि निर्माण कैसे होगा? ट्रेन से उतरते ही शहर की छवि शुरू हो जाती है। वही सवाल है मेरा कि छवि लोग लेकर जाते हैं, छवि को गलत जी छवि लेकर जाते हैं। बिल्कुल। पॉलिटिकल लोग समय समय पर क्या करते हैं, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जी। हैं, आप जैसे बुद्धिजीवियों को बुलाते हैं, सुझाव मांगते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, सारी चीज़ों से, और एक बड़ा ड्रामेटाइज तरीके से खाना खर्च होता है। जी। ये बात समझिए बिल्कुल। कि बैठकें चल रही हैं, मैराथन बैठकें चल रही हैं, पर्यटन, शहर विकास को लेकर पर्यटन पे मैराथन बैठक बिल्कुल। 5-5 घंटे जी। की। सुझाव क्या निकलता है, आप लोग क्या सुझाव देते जी। हैं? और वर्षों से आप देते आ रहे हैं जी। अब तक कोई इम्प्लीमेंट हो पाया है? मैं बड़े दुख के साथ चर्चा चौक और काफ़ी हाउस विचार मंच के इस माध्यम से आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कुछ साल पहले जब जबलपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन हुआ था, तो मुझे एज अ कंटेंट स्पेशलिस्ट के रूप में उन्होंने एमपैनल किया था। उनके कंटेंट क्रिएशन के लिए मैंने बहुत काम किया। कई बार उनके स्टाफ हमसे दुखी भी हो जाते थे। दुखी इसलिए हो जाते थे कि अगर वो कंटेंट कहीं कुछ लिख रहे हैं और मैंने उसको ठीक किया या मैंने लिख के दिया, तो उनकी नज़र में ऐसा लगा कि ये गलत है। उन्होंने ठीक कर दिया और ठीक करके उसको प्रसारित कर दिया। बाद में मैंने देखा तो मैंने सर पीट लिया। हमने कहा ये क्या किया? तो एक स्पेलिंग भी आपके प्रोडक्ट की इमेज खराब कर देती है। निश्चित। हम जब बात करेंगे तो वहाँ तक बात करेंगे। आपने उस संस्थान से मैं चूंकि जुड़ा था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जबलपुर में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तरंग ऑडिटोरियम में हो रहा है। आप थे। कई लोगों ने मुझसे कहा कि चूंकि मैं स्मार्ट सिटी में मैं जुड़ा हुआ था, तो स्वाभाविक लोग हमसे भी शिकायत करते, भाई साहब इसका कुछ प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। तो मैं भी सहमत था उनसे। तो मैंने
तत्कालीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को हमने एक मैसेज किया कि भाई साहब ये कोई पब्लिसिटी नहीं है, आपके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आप कर रहे हो, शहर के लोग जानते नहीं हैं। क्या जवाब था उनका जवाब था कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए। मैं उस कार्यक्रम में गया, शायद आप भी थे, 5 या 7 लोग तरंग ऑडिटोरियम में दर्शक दीर्घा में बैठे थे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 7 लोग, 7 में से 4 ऑर्गेनाइजिंग टीम के सदस्य और 3 में ये जो व्यक्ति बोल रहा है भाई साहब हैं, और कोई एक और व्यक्ति रहा होगा। हमारी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। अपनी बात तो मैं दावे के साथ, बहादुरी के साथ रख सकता हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट करना तो उनका काम है। ये जो आप बात बता रहे हैं, तो क्या जो ऑर्गेनाइजर हैं, चाहे आपने जिस संस्थान का नाम लिया, इनका उद्देश्य सिर्फ इन आयोजनों के माध्यम से पैसे का रोटेशन है, या दिमाग में भी कुछ है उनके? बिल्कुल 2 बातें हैं। पैसे का रोटेशन तो इस सिस्टम का एक हिस्सा है। एक और बात है, कोई भी अधिकारी आता है यहाँ पे तो उसका अपना एक टेन्योर है, 5 साल 3 साल है। तो वो ये चाहता है कि हमारे इस 3 साल में हम अधिक से अधिक कागज़ पर दिखा सकें कि हमने क्या काम किया है। एक अधिकारी मेरे सामने अपने सबऑर्डिनेट को बुलाता है, ओके मिस्टर सो एंड सो, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं नाम बता देता। वो लाइक क्या क्या किया, ओके ओके, अच्छा वहाँ दिल्ली भेजना है सर, डन, वेरी वेल डन, नाइस, गुड 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 गुड, अच्छा दिस पॉइंट सर, वो क्या है सर, वहाँ पर से एक गड्ढा है सर, उसको भरना, नथिंग डूइंग, क्या करो वहाँ पे कुछ भी कचरा लाओ, प्लास्टिक का उसमें डाल दो, ऊपर मिट्टी डाल दो, 2-4 मीडिया वालों को बुला लो, फोटो खींच लो और रिकॉर्ड कर दो, डन। ये जिम्मेदार, मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़े जिम्मेदार वाले पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो उनका काम है डॉक्यूमेंटेशन, ताकि उनका सीआर ठीक हो सके, उनको कुछ भी लेना देना नहीं। मैं इस मंच से एक और बात कहना चाहूँगा, एक ऐसा टूरिज्म का एक्सपर्ट जो आज की तिथि में वर्ल्ड बैंक जो पूरी दुनिया में और भारतवर्ष में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, उसको सेवाएं दे रहा है। वो व्यक्ति एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है, जो दिल्ली टूरिज्म का मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करता था। उसको स्मार्ट सिटी जबलपुर ने हायर किया, 1 साल भी नहीं बीता, ऐसा माहौल बना दिया गया, वो व्यक्ति यहाँ से छोड़ के चला गया या उसको वापस भेज दिया गया। वो वर्ल्ड बैंक के टूरिज्म डेवलपमेंट में तमाम सर्किट्स में काम कर रहा है, बुद्धा सर्किट, यूपी टूरिज्म, लेकिन हमारा जबलपुर उसका लाभ नहीं ले पाया। तो ये जो है, ये जो दृष्टि बहुत ही छोटी है। और पैसा वाली बात, आप वो भी बात सही। जैसे पिछले बातों में आया है ना, अधिकारी तो है, वो तो बाहर जाएगा, बाहर से आता है, उसको प्रेम नहीं है शहर से, लेकिन स्थानीय नेता को प्रेम रखता है। मिश्रा जी, आपका कोई सवाल है? मिश्रा जी पूछिए। चल जाएगा। विश्व की सारी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ और जल की उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जबलपुर 52 ताल तलैयों का शहर है। एक समय में बड़े वैज्ञानिक तरीके से यहाँ की जो रानी थी, उन्होंने 52 ताल तलैयों का निर्माण किया, बावड़ियों का निर्माण किया, और सारे ताल तलैयों के साथ एक इतिहास है। जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो जल का पर्यटन, बावलियों का पर्यटन, तालाबों का पर्यटन, तलैयों का पर्यटन और उससे जुड़ा हुआ इतिहास और उससे जुड़ा हुआ गौरव, इस विषय को हमारे नीतिकारों ने, हमारे प्रशासन ने, हमारे नेताओं ने, हमारे नेतृत्व ने हमेशा एक नेपथ्य में रखा। बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण मिश्रा जी। हम जब जबलपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों की बात करेंगे तो बिना वाटर बॉडीज़ के बातें नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो पूरा ये जो महाकौशल है, पूरा जो क्षेत्र है जबलपुर का, ये तो जल के जो स्रोत हैं, जल स्रोतों का ये एक अपरिमित भंडार है हमारे यहाँ, और उसको एक्सप्लोर करते हुए टूरिज्म को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। देखिए, रानी दुर्गावती 15वीं 14वीं 15वीं शताब्दी की बात है। उस ज़माने के जो जल विशेषज्ञ होते थे मिस्टर पणिक्कर, उनकी सेवाएं उन्होंने ली थी। देखिए, वो किसी पॉलिटिकल, किसी विधायक या एमपी की सलाहकार समिति नहीं बनाया था, उस समय विधायक एमपी होते भी नहीं होंगे, लेकिन उस फील्ड का जो माहिर विशेषज्ञ था मिस्टर पणिक्कर, उसका सहयोग रानी दुर्गावती ने लिया था, और यहाँ के तालाब निर्माण, यहाँ की बावलियों के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। बहुत दुख होता है, आपके इस दुख के साथ मैं भी इसको शेयर करता हूँ
कि उसके संरक्षण की बात नहीं की गई। अभी दिल्ली की बावलियों पर एक लेखक हैं वहाँ के, उन्होंने किताब लिखी है बावलीज ऑफ दिल्ली, है ना। तो वहाँ के जो फॉरेनर्स आते हैं ना, विदेशी पर्यटक ये सब चीज़ देखना चाहते हैं। आपको वो बावली देखना चाहता है, वो कैसे देखेगा बावली? आप उसको बताएंगे तब ना। और वहाँ तक पहुँचाने का उनकी व्यवस्था, जैसे आपने मीडिया की बात की थी, ये मीडिया का भी काम है ना, सभी लोग प्रयास करते हैं ना, आम नागरिक, मीडिया, एजुकेटर, हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, इस सबका सहयोग होता है। शहर के विकास में केवल एक व्यक्ति का सहयोग नहीं होता है, तो बावलियों का होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा नकारात्मक बात तो नहीं, लेकिन तथ्य, कभी कभी सत्य भी नकारात्मक होता है, उधर मैं इशारा किया था। मैं यादव कॉलोनी में रहता हूँ और वहाँ में जो ओवरब्रिज है ना उधर, तो उधर से मैं पहले जाता था, तो वहाँ जो गुलवा ताल था, तो मेरे दिमाग में चलता था कि कैसे प्रशासन के लोग हैं, इतना खूबसूरत यहाँ का दृश्य है, यहाँ मंदिर है इतना बढ़िया पचमढ़ा कॉर्नर में। तो मेरी कल्पना में था कि इतना बढ़िया टूरिज्म का स्पॉट हो सकता है, चलो मैं जिला कलेक्टर से अपनी ये बात कहूँगा। ये बात मेरे दिमाग में आती थी, जाती थी, घुमड़ती थी। कौन जानता था कि एक ऐसा एक प्रशासक आएगा, उसकी दृष्टि चली जाएगी, और जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ मेरे कहने से नहीं हुआ, मेरे दिमाग में हो रहा, वो इतना विहंगम, इतना खूबसूरत वो दृश्य बन गया है। एक तालाब जहाँ सूअर कभी लौटा करते थे, वहाँ कोई जा नहीं सकता था, आप वहाँ पे जाते हैं, तो एक अच्छे काम भी हुए हैं। इन तालाबों का एक अपना जो महत्व है, जिससे शहर का वाटर लेवल भी मेंटेन होता है जी। लेकिन आज वाटर लेवल धीरे धीरे 300 साढ़े 300 फीट पर चला गया। एक समय था जब वाटर लेवल यहाँ पर 15-20 फीट पर रहा करता था जी। अगर इसको वापस हम किसी तरह से रिस्टोरेशन की तरफ ले जाएंगे तो शहर का जो वाटर लेवल है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर मैं उधर ही इशारा से करूँगा कि हम अपनी प्राचीनता को हीनता बोध के लिबास में हमने लपेट के रख दिया है। कल्पना करिए कि कोला ताल, महाराज ताल, ठाकुर ताल, दृश्य दौड़ाइए वहाँ आप ठाकुर ताल पहुँचिए। ठाकुर ताल में जब पूरा पानी भरता था, जब लबालब ठाकुर ताल हो जाता था, तो नीचे कोला ताल में आता था। कोला ताल जब लबालब हो जाता था तो महाराज ताल में आता था। महाराज ताल जब लबालब हो जाता था तो पानी ऑटोमेटिकली देवताल की ओर आता था। देवताल से आप क्या वो संग्राम सागर से लेकर आधार ताल तक पानी पहुंचता था। ये देखिए इतना बढ़िया नेचुरल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल मिलेगा। उस जमाने में कितने IITians रहे होंगे। इसको सहेजने की आवश्यकता है। उस दिशा में बहुत बड़ा काम होना चाहिए। हमारे मीडिया के लोगों को करना चाहिए, हमारे जो जनता इस तरह अभियान छेड़ना चाहिए, इस तरह का काम करना चाहिए, बात बनेगी। आपने बोला अभियान छेड़ना चाहिए, मंच पर दिल खोलकर अपनी बात रखी अपने लंबे समय के अनुभव से। लगातार आप, जैसे मैंने पहले पूछा कि सुझाव मांगते हैं प्रशासनिक लोग, नेता लोग जो भी हैं बैठकों में, आप लोग देते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब बात आती है कि अब पीड़ा है ये कि बताने के बाद, सुझाव देने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, हम शून्य पे हैं। तो क्या कभी सोचा है आप कि कुछ प्लान किया है कि इनसे कैसे लड़ा जाए, कैसे शहर को डेवलप? ये जो आप काम कर रहे हैं ये तो हम लोग कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये जो चर्चा चौक और काफी विचार मंच काम कर रहा है, यही कारगर उपाय देने वाला है जी। इसकी आप निरंतरता बनाइए जी। और जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जब वो सेंसिटाइज होंगे कि ये दृश्य वहाँ पे आपको दौड़ाना है, तब काम बनेगा। ये सुझाव हो गया, हमने आपकी बात देश दुनिया तक पहुँचा। नहीं, फिर उनकी दृष्टि जाएगी। पहले वो क्या कहते हैं, नोटिस में लाने के लिए, नोटिस में लाने के लिए। लेकिन अभी तो आपका जनप्रतिनिधि इसी मंच पे एक सज्जन ने कहा कि आपके शहर में विद्वान है ही नहीं। कहाँ विद्वान है आपके शहर में? वही मैं बोल रहा हूँ। तो बताइए कि हाँ, शहर में विद्वान है, शहर में साहित्यकार हैं और उनकी एक हिस्ट्री है। बोलिए सर। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कोई भी चला रहा है, जैसे जो आ रहा है समाज में वो बोल रहा है। जी जी। मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो चुकी हैं, सब कुछ शून्य पर आ चुका है, यह था पहले से। ऐसे में सामाजिक संस्थाओं से आप भी जुड़े रहते हैं, अपनी बात समय समय पर प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, आज मंच पर भी रखी, तो क्या एक साझा मंच बनेगा आप लोगों जैसे बुद्धिजीवियों के माध्यम से? एक नई ऊर्जा, एक नया संचार, इन पर कैसे हावी हुआ जा सकता है? एक लाइन में आप कैसे अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हैं? जैसा कि आपने मुझे कहा कि सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, एक्चुअली मेरा अनुभव ये सामाजिक संस्थाओं का जो रहा है ये बहुत ही सकारात्मक नहीं रहा है। मैं तो अपने को कम्युनिकेशन का विद्यार्थी मानता हूँ
और मेरा रोल जो है सेंसिटाइज करने का। मेरा रोल ये है कि हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलें कि ये जो है भाई साहब, इसमें जो मैं अगर मदन महल दिखा रहा हूँ तो मैं इसमें शारदा मंदिर और दरगाह दोनों दिखा रहा हूँ। तो अगर आपके अंदर इसको लेकर कोई रिजर्वेशन है तो इसको दूर कीजिए। अगर आप शहर के सही में पर्यटन के बारे में हितैषी हैं तो दरगाह और शारदा मंदिर दोनों को सलाम कीजिए और कहिए कि दोनों होना चाहिए। आप जो है लक्ष्मीकांत शर्मा अगर वेटिकन जाएगा, इटली जाएगा टूरिस्ट बन के, तो वेटिकन जाएगा, वेटिकन सिटी देखने जाएगा, हम भूल जाएंगे कि वो ईसाइयों का है। लेकिन देखिए मेरी दृष्टि क्या है, मैं यही बताना चाहता हूँ अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, अपने एजुकेटर्स को मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हम जब वेटिकन की तो बात करेंगे, हम वेटिकन को जबलपुर से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? आप सोचेंगे कि कहाँ वेटिकन, कहाँ जबलपुर। यस, देयर इज अ कनेक्टिविटी विद वेटिकन एंड जबलपुर, क्योंकि हमारे शहर का एक बहुत बड़ा पेंटर उस जमाने का फ्रैंक वेस्ले, उसकी कई पेंटिंग्स वेटिकन की दीवारों को सजा रही हैं। तो हमारे शहर का गौरव है ना। टूरिज्म का यही तो काम है, कनेक्टिविटी। रस्किन बॉन्ड से आप मिल नहीं सकते, वहाँ जाके लाइन लगती है रस्किन बॉन्ड से। हम रस्किन बॉन्ड को जबलपुर से जोड़ते हैं। हमने इस किताब में उसका कनेक्शन दिया है, रिसर्च करके दिया है, क्योंकि रस्किन बॉन्ड अगर जबलपुर नहीं होता तो रस्किन बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि उसके दादा की शादी हमारे जबलपुर में हुई। टूरिज्म यही है, हम कनेक्टिविटी बताएं। हम जब राजकुमार, आप डॉक्टर हर्ष तिवारी बैठे हैं, जब हम राजकुमार तिवारी सुमित्र की बात करेंगे तो केवल साहित्यकार की बात नहीं है, उस सड़क की बात, उससे एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। वहाँ जो है तिलक उस सड़क से कभी पैदल गए, बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स से हो गए, हम कमान तो थोड़ा सा कहना है कि अपने को गौरवान्वित महसूस करने की जरूरत है, अपनी जो चीज है तथ्यात्मक गौरव, मित्रत्व वाला गौरव, तथ्यात्मक गौरव। देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ, पिछले 40 वर्षों का शहर में हूँ, मैंने जो पाया है बहुत से आगे शहर में, आप उसको सामने लाइए जी। तो मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इस शहर की पहचान कैसे बने, पूरा वर्ल्ड यहाँ पर कैसे आकर्षित हो। एक बहुत एक डिफरेंट सोच मेरे दिमाग में ये आई कि कोई भी शहर भौतिक कारणों से, आध्यात्मिक कारणों से, धार्मिक कारणों से फेमस होता है। बहुत सारे साधक हर शहर में होते हैं, साधना करते हैं और एक दिन पीक पे पूरे वर्ल्ड में छा जाते हैं। वो जब पीक पे पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, वो अपना वो स्थान को छोड़ देते हैं, किसी वर्ल्ड के बड़ी कंट्री में चले जाएंगे, बड़े शहर में चले जाएंगे और वहाँ पूरा वर्ल्ड फिर उनको वहाँ फॉलो करता। अगर वो उसी शहर में रहकर अपना वर्क करें, कुल मिला के बात हो गई कि अपने का मान है, जो अपनी जगह है उसका मान। की बात कर रही है, वो नहीं, किसी का नाम नहीं लेंगे, एक जनरल सवाल। आपकी जो जिज्ञासा है इसका उत्तर मैं इस तरह से दूंगा। जब हम, ये भी पर्यटन का हिस्सा है, आध्यात्मिक पर्यटन भी है। जब हम पर्यटन की बात करेंगे तो मेरा ये सोचना है, ये लक्ष्मीकांत शर्मा की अपनी ये दृष्टि है कि हम यादों का कारोबार मानता हूँ मैं पर्यटन को। पर्यटन यादों का कारोबार है और केवल मैं नहीं कहता हूँ, ये दुनिया में जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो साधारण सा विद्यार्थी हूँ, वो इस बात को कहने लगे हैं। अब कई विकसित देशों ने मेमोरीज प्रोजेक्ट चालू किया। मेमोरीज प्रोजेक्ट, यादों की परियोजना, स्मृति परियोजना। अगर हम जबलपुर की बात करते हैं, सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया की ओर फिर से एक बार ले चलता हूं मैं आपको। जब मैं वहां गया, शाम का वक्त है, मुझे ऐसा लगा कि इससे सुंदर जगह कोई और नहीं हो सकती है। जो उपत्यकाएं हैं, जो पहाड़ी है वहाँ पे है, मनोरम दृश्य है। सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया एग्जैक्ट। अभी आप किसी बच्चे से पूछिए नए जमाने की, सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया क्या, वो बोलता है नागपुर। किताबों में भी यही लिखा है, कई वेबसाइट्स में भी लिखा है। बात सही थी, नागपुर। लेकिन आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत का जो सेंट्रल पॉइंट है वो करौंदी में है। ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई। वहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बननी थी, सबसे ऊंची बिल्डिंग। हमारे महर्षि महेश योगी, जो आप आध्यात्मिक पर्यटन की बात कर रहे हैं, वो बनाने वाले थे। और उसमें सरकार से उन्होंने एक पैसा भी नहीं चाहता, सरकार से केवल अनुमति चाहिए थी। वो उस समय उनको अनुमति नहीं मिली। वहाँ आप जाके देखिए, इस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ,
250 से 300 वहाँ पे विदेशी लोग वहाँ पे हैं, वहाँ के गांव में हैं। जो महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय है, उन्होंने पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्टल बनाया हुआ है, और 250-300 लोग विदेशी लोग हैं वहाँ पे, सब इंग्लैंड के लोग हैं। हमारे भारतीय लिबास में मिलेंगे आपको, देखेंगे आप। तो मैंने कहा कि वहाँ पे आप भारत गैलरी बनाइए ना। हमारे जितने भी 28 प्रदेश हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ उसकी गैलरी बना दीजिए, भारत गैलरी उसका नाम रखिए, और जबलपुर से उसको कनेक्ट कीजिए। टूरिज्म रातों रात बढ़ेगा आपका। ये विदेशी पर्यटक देखने आता है जी। यादों का कारोबार। अभी मैंने छोटी लाइन की बात की, छोटी लाइन तो खत्म हो गया। आपने कहा ना कि वो दूसरे देशों में काम करते हैं जा करके। जो भी महामानव होगा सर ना, तो वो तो पूरी दुनिया में जाएगा। हमें क्या करना है? हमें उसकी यादों को एनकैश करना है, हमें उन प्लेसेस को एनकैश करना है। छोटी लाइन मजाक, आप कोई सोचेगा क्या बात करते हो शर्मा जी, छोटी लाइन की बात करते हो। छोटी लाइन का एक बहुत बड़ा इतिहास है। जबलपुर में रेलवे का बहुत बड़ा इतिहास है। बात पर्यटन की हो रही है, जबलपुर की टूरिज्म की बात हो रही है। 1894 में लेसिस्टर स्टेशन बना है, थॉमस कुक ने डिजाइन किया। इंग्लैंड में लेसिस्टर रेलवे स्टेशन 1894 में बना। हमारा जबलपुर रेलवे स्टेशन 1871 में बना। हमारे जबलपुर में जो रेल का डेवलपमेंट हुआ, उससे पेरिस में बैठा हुआ जूल्स वर्न नामक लेखक अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज लिखता है, जो पर्यटन की दुनिया में एक बहुत बड़ी किताब है। उसका कनेक्शन जबलपुर से है। आप रियल हिस्ट्री को टूरिज्म से जोड़िए ना। छोटी लाइन में पहली ट्रेन है वो मध्य भारत की सबसे बड़ा एक्सप्रेस। ठीक है, आप उन्नयन कीजिए, ब्रॉडगेज बदलेंगे, जब जमाना बदलता है तो तरन्नुम भी बदलते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन उनकी यादों को सहेजिए ना। छोटी लाइन, वहाँ जो चौराहा आपने विकसित किया है, उनकी यादों को वहाँ पे कुछ तो कुछ कीजिए। बहुत सारे अमेरिकन टूरिस्ट हैं। उस ज़माने में तमाम मिशनरीज यहाँ पे, जैसे हमने कहा ना, यूरोपियन फैमिलीज बहुत रहती थी। वो जब भी मैं उनसे मेरा जब उनसे संवाद होता है, तो छोटा लाइन बोलते हैं। और जब मैं उसका एक अभियान छेड़ा था फेसबुक पे, तो उन्होंने ऐसे किया था, इसको बचाइए, सेव इट। तो वो उनके परिवार के जब लोग आएंगे तो वहाँ जाएंगे, वो छोटी लाइन पे उसका कोई स्मृति चिन्ह, कोई स्टीम इंजन कुछ तो रखिए। आप स्टीम इंजन रखिए, उसी में शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? स्टीम इंजन भी है और शंकराचार्य जी भी हैं। तो और छोटी लाइन और धीरे धीरे यादों से खत्म हो जाएगा। तो टूरिज्म भाई साहब जो ना, मेमोरीज, यादों का कारोबार है। मैं एक बार आपके ओशो को आप निकालिए देवताल से, ओशो को देवताल से निकालिए। मेरा ये मानना है कि ओशो जबलपुर का बहुत बड़ा टूरिज्म का प्रोडक्ट है। आप इस जबलपुर शहर में भी कोई बहुत बड़ी उसकी मूर्ति लगाइए। जीसस क्राइस्ट की मूर्ति अमेरिका में लगी है, 50 किलोमीटर से दिखाई देती है। और आप जो है जो टूरिस्ट देखने जाते हैं, हम अपने शहर को ओशो को लगाइए, उसकी मूर्ति महेश योगी की लगाइए, टूरिज्म बढ़ेगा। देवताल से निकालिए। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं एक दिन अपने कुछ साथियों के साथ देवताल आश्रम में था, ओशो आश्रम में। उसी बीच में बंबई से मेरे क्लासमेट का फ़ोन आता है, अभी 2-3 साल पहले की बात है। लक्ष्मीकांत कहाँ हो? तो हमने कहा कि मैं ओशो आश्रम में हूँ। जवाब क्या आता है मानो उसका, पुणे कब आ गए? आपने जो कहा वही दर्द है इसमें। ओशो को पुणे से रिलेट कर रहा है, उसको मालूम नहीं कि ओशो का जबलपुर में पुणे से ज़्यादा जबलपुर में रहे हैं। तो हमें उनको कैसे पकड़ना है? हमारा बहुत बृहत्तर समाज है जो ओशो की बात ही नहीं सुनना चाहता है। कुछ साल पहले तक तो हम कानों में बात करते थे, विस्परिंग में बात करते थे ओशो के बारे में, जैसे वो एक टाबू हो, एक वर्जना वाला शब्द हो ओशो। तो हम टूरिज्म से लाइए, हम ओशो के भक्त नहीं हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसके दर्शन से सहमत हों, लेकिन दुनिया से सारे पर्यटक आएंगे यहाँ पे। दुनिया के 200 विश्वविद्यालय में भावातीत योग, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की फैकल्टीज हैं पूरी दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में। तो हम उनको इनकैश क्यों नहीं करते यहाँ? ठीक है, महेश योगी स्विट्जरलैंड में उनका हेडक्वार्टर है, हम उनको इनकैश करें, वो आएगा पर्यटक आपके यहाँ। हम दिखाएं तो विजिबिलिटी होनी चाहिए ना, पर्यटन में विजिबिलिटी होनी चाहिए, टाइम स्पेंड भी कर पाए ऐसा कुछ। यस। एक और दुख थी हाल ही का अनुभव है मेरा। एक टूरिज्म जो ट्रेवल एजेंट है जबलपुर में, जो हमारे टिकट्स की व्यवस्था करते हैं, अभी 2 ग्रुप उनके पास आया, उनके माध्यम से जबलपुर में उनसे बुकिंग किया। वो बांधवगढ़ गए, हाई प्रोफाइल टूरिस्ट थे। मैंने कोशिश किया कि उनसे मैं एक इंटरव्यू लूं। वो व्यक्ति जबलपुर एयरपोर्ट पे उतरता है, वो परिवार विजन महल होटल में रुकता है, टैक्सी से सीधे बांधवगढ़ चला जाता है।
मैंने उस लड़के से पूछा यार बांधवगढ़ के बाद उनकी योजना क्या है, तो वो बोलते हैं कि सर वो जबलपुर आएंगे। हमने कहा जबलपुर में क्या क्या देखेंगे, बोले कुछ नहीं, वो आएंगे विजन महल होटल में रुकेंगे, वहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से वापस चले जाएंगे। ऐसे 2 ग्रुप। तो ये इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। और इसी कारण से है कि हम हमारी दृष्टि में जो आपने कहा ना रोड्स है, ना एक्सेस है, ना चेतना है, ना प्रगतिशीलता है। केवल नाम रखने से नहीं होगा कि हम रानी दुर्गावती के नाम पे दुनिया भर की चीज़ें रखते हैं। आप जो सेंसेशन फैला रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारा भी काम है। हर्ष तिवारी जी, बिल्कुल। शर्मा जी ने अच्छी बात कही, पर्यटन की बहुत सारी बातें हो रही हैं। मेरा प्रश्न केवल एक इतना है कि एक उनके मन में एक संकल्पना साहित्यिक पर्यटन को लेकर है, जो देश दुनिया के बारे में वो सुनते और पढ़ते आए हैं। तो जबलपुर में वो किस रूप में परिणत होना देखना चाहते हैं, ये हमें विस्तार से जानकारी दें। कल किसी और मंच पर इसी विषय पर बात हो रही थी। किसी व्यक्ति ने कहा कि परसाई का मकान कहाँ से लाएंगे, भवानी प्रसाद तिवारी का घर कहाँ से लाएंगे, और कई उन्होंने नाम लिए। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब वो भूल जाइए, बहुत सारे पारिवारिक कारण भी होते हैं, घरों में तब्दीलियाँ भी आती हैं, घरों का नवीनीकरण भी होता है, घर अस्तित्वहीन भी हो जाते हैं। उनकी यादों को सहेजिए, है ना। कि परसाई जहाँ पैदा हुए, जहाँ उनका कर्म क्षेत्र, अगर कॉफ़ी हाउस में आते थे तो उस कॉफ़ी हाउस में कहाँ बैठते थे, इसको चिन्हित कीजिए। मैं परसों ही कह रहा था कि चार्ल्स डिकेंस जो लंदन में है, तो उस कॉफ़ी हाउस में बैठा करते थे जहाँ वो लिखा करते थे, उस टेबल को सहेज के रखा है। जिस लाइब्रेरी में जाते थे, जहाँ बैठते थे, उसको सहेज के रखा है। तो हमारे साहित्यकार जो जबलपुर में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप उनको खोजिए, उनके कामों को खोजिए, उनको ट्रांसलेट कीजिए। जैसे हमने रविंद्रनाथ टैगोर को कहा, अगर बांग्ला से अंग्रेजी में अनुदित नहीं हुए थे तो नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। हमारे यहाँ साहित्यकारों की कमी नहीं, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, और केवल हिंदी में नहीं, उर्दू में भी। देखिए हरिवंश राय बच्चन की बात तो सभी करते हैं, लेकिन उसको जबलपुर से जोड़िए भाई साहब, कि हरिवंश राय बच्चन की जो पहली रचना है वो जबलपुर की ही पत्रिका ने प्रकाशित किया। तो ये टूरिज्म ये मांगता है कि आप कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो साहित्यिक पत्रकारिता है, ये भी एक बहुत बड़ा एक क्या कह सकते हैं, कमरा है जिसका दरवाज़ा बरसों से बंद है। इसको खोलने की ज़रूरत है, और इसमें आपके मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है, आपकी भी भूमिका, हमारी भी भूमिका है, सबकी भूमिका है। और इसमें जो आपका ये जो पाठक विचार मंच है, ये जो कॉफ़ी हाउस विचार मंच, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकता है। आज बहुत सार्थक और सकारात्मक चर्चा हुई कॉफ़ी हाउस विचार मंच के चर्चा चौक कार्यक्रम में, और लक्ष्मीकांत शर्मा जी हमारे साथ थे, जो पर्यटन पर, पर्यावरण पर, और जैसे उन्होंने कहा कि वो पत्रकारिता के विद्यार्थी भी हैं। तो हमेशा जीवन में विद्यार्थी तो सभी लोग रहते हैं और रहना भी चाहिए, लेकिन उनकी एक समग्र दृष्टि है और एक दर्द भी है कि जबलपुर का जो पर्यटन है, जो समग्र विकास है, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हम सब लोग अभी सुप्त अवस्था में हैं। तो समय आ रहा है कि हमें जागने की ज़रूरत है उन स्थानों पर, चूँकि उससे अर्थव्यवस्था भी हमारे शहर की होगी, रोजगार भी बढ़ेगा, शिक्षा और संस्कृति सब कुछ हम बचा पाएंगे। तो बहुत सार्थक और बहुत शानदार चर्चा हम जिसको कह सकते हैं। और मन में एक बात आ रही है कि सारे सपनों को मिला यायावरी लिबास, बंजारा मन सह गया जीवन भर बनवास। तो एक बार फिर अगले सप्ताह हम फिर किसी एक नई शख्सियत के साथ होंगे। जबलपुर शहर के समग्र विकास पर बात होगी, देश दुनिया की बात होगी, हम सारे पहलुओं को छुएंगे। आपका हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी। बस हमारी जो परंपरा है स्वागत की, उसके लिए 1-2 मिनट और। लक्ष्मीकांत शर्मा जी हमारे मंच के सदस्य भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, और आज बहुत सार्थक चर्चा की उन्होंने कि अगर पर्यटन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट होगा और आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ होंगे, रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार की संभावना बढ़ेगी, जो युवा हमारे भटक रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। ऐसे इस मंच से निकल गए, और एक यादों का जो कारोबार आपने बोला पर्यटन को जोड़ने के लिए, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। एक छोटी सी परंपरा है, ये स्वागत है आपका मंच पर समय देने के लिए। धन्यवाद। प्रवीण मिश्रा जी हमारे साथ प्रयास टाइम के संपादक हैं। डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस से राकेश मिश्रा। चंद उपाध्याय जी यहीं खड़े रहिए, आइए।
क्योंकि एक विचार तंत्र है और जागरूकता है। जैसे राकेश मिश्रा जी ने कहा, ये जागृति का काम लिखने पर भी कर रहे हैं। कलम एक सशक्त माध्यम है। शर्मा जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम सब लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आइए प्रवीण मिश्रा जी, थोड़ा आपकी भी तस्वीर वादे जी खड़े रहिए। आइए मिश्रा जी, आपके हम सब लोग जन चेतना का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है लक्ष्मीकांत शर्मा जी का, हमारे साथ कॉफी हाउस विचार मंच पर अपने शहर विकास के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन से डेवलपमेंट को जोड़ते हुए बात कहने वाले लक्ष्मीकांत जी शर्मा कॉफी हाउस विचार मंच पर अपने विचार साझा कर रहे थे। अगले शनिवार को फिर किसी शख्स से मुलाकात होगी जो बात करेंगे अपने शहर की, अपनी चीज़ों से प्रेम करने की, कि हमारा शहर कैसे आगे बढ़े। तब तक के लिए नमस्कार। वो 2 मिनट की बात और ये बात कर लें।